हेलो बच्चों, तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स करने वाले हैं। पीवाईक्यूज जो एनटीई के हैं 2019 से लेकर 2024 तक सारे पीवाईक्यू करेंगे, यानी टोटल पीवाईक्यू होने वाले हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन बेटा। और ये रेगुलर नीट में आए हो चाहे मणिपुर उड़ीसा कहीं के एग्जाम में हो, सब मैंने पिकअप किए हुए हैं। ये जो सीरीज है ये जीरो टाइम वेस्ट है, मतलब प्योरली मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा और एकदम टाइम वेस्ट नहीं। तो शुरू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स नीट फिजिक्स रोज डेली 6 PM पर आपको ये वीडियो मिलेंगे। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद नीट ऐप। और ये अरविंद नीट ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर नीट फिजिक्स प्री पीडीएफ दिख रहा है, यानी इसके अंदर जो पीडीएफ्स हैं वो सबके सब अनलॉक है। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करके अपनी पीडीएफ आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज मैंने ब्रेक कर दिया है। पहला टॉपिक है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो ये फेज 2 में 2020 का क्वेश्चन है। बोलता है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। अब ये सवाल तो बहुत ही सरल है, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए स्क्रीन है और यहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए सोर्स 1 और सोर्स 2, और यहां कलर थोड़ा बदल लेता हूं। तो ये देखिए यहां पर कह रहा है कि जो सेंटर पे है यहां पर ये दोनों वेव्स आएंगी यहां पर और इंटरफेयर करेंगी, सुपरपोजिशन होगा, यही तो कह रहा है ना, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां जो बनता है, यहां पर ये जो पहली सोर्स और दूसरे सोर्स से वेव है इनके बीच का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर पॉइंट O कह देते हैं। एट O जो पाथ डिफरेंस है, जिसे आप डेल्टा एक्स या डेल्टा पी से कहते हैं, उसकी वैल्यू भी 0 होती है, और डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस वो भी 0 होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप समझते होंगे। तो इसका जो आंसर है यहां पर, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा यहां पर बी बेटा। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। चलिए फटाफट अगला सवाल पिकअप करते हैं। अब यहां पर मैं कलर बदलता हूं क्योंकि कंट्रास्ट आपको अच्छा मिलेगा, येलो का कम मिलता है इसके ऊपर। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। ये रीटेस्ट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन चारों में से किनमें सुपरपोजिशन हो पाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव इंटरफेरेंस के लिए, सुपरपोजिशन तो एक अलग, मतलब ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपको ना मेजर 2 बातें देखनी होती है और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस से तो 4 बातें देखनी पड़ती है मेजर। पहला ये कि कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी। इसी से ही सवाल खत्म हो जाएगा, बाकी थोड़ी जानकारी मैं और दे दूंगा। ये देखिए ओमेगा है ना, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू सेम या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये दिख रहा है ना आपको, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा। अब किन दो की फ्रीक्वेंसी सेम है? तो आपने देखा ये ए वाले की और सी वाले की सेम है, यानी जो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी है वो ए एंड सी में बन पाएगी। और ए एंड सी का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 जो भी दिया हो एग्जाम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 मैं कह देता हूं ए सी में हो पाएगी। अब थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, इस पे कई तरह के सवाल बनते हैं कि जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है ना, सस्टेन्ड, अच्छा सस्टेन्ड का क्या मतलब है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। इंटरफेरेंस लिख देता हूं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनी है वहां ब्राइट फ्रिंज बनी रहे, समय के साथ बदले नहीं, और जहां डार्क फ्रिंज है वहां डार्क बनी रहे, बदले नहीं, जिससे आप आसानी से देख सकें। तो इसके लिए 4 प्रमुख बातें आपको देखनी होती हैं। एक तो होता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट का मतलब अभी हम समझा चुके हैं, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये ऊपर लिख दिया तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। नंबर 2 कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनके बिना आपको इंटरफेरेंस मिलेगा नहीं कि सस्टेन्ड, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। नंबर 3 आपकी वैल्यू होनी चाहिए सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब चलना, एक ही डायरेक्शन में वेव चले सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। और चौथी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सेम स्टेट ऑफ पोलराइज, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया है जिससे कि कोई सवाल ट्विस्ट करके आए तो कर पाए। ये 4 चीजें जब मिलती हैं तो आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं और तब आप आसानी से देख पाते हैं, ठीक है।
सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब दोनों का जो पोलराइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो। उम्मीद करते हैं ये आप पकड़ पाए होंगे। आइए अगला सवाल पकड़ते हैं। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट YDSC वाले सवाल हम लोग करेंगे। अब ये 2019 का सवाल है, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा बदल लेता हूं और इसमें देखते हैं इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 डिग्री। देखिए क्या होता है कि जो फ्रिंज विड्थ आप पढ़ते हैं ना, एक तो फॉर्मूला ये पढ़े होंगे, इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डी लैम्डा बाई डी, इसे बोलते हैं लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का क्या मतलब होता है कि ये स्क्रीन है ना, तो ऐसे इंची टेप से या मीटर वाली स्केल से नाप लो भाई कितना लंबा है। और दूसरी चीज होती है जिसे आप बोलते हैं एंगुलर विड्थ, तो ये उसको थीटा या अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं थीटा लिख देता हूं। इसकी फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी, इसे बोलते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ, अब एंगुलर विड्थ क्या चीज होती है, समझ लीजिए ये जो दो सोर्स आप लगाए हो, यहां पर मान लीजिए ये कोई विड्थ है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगल में चौड़ाई एंगुलर विड्थ और लंबाई में चौड़ाई तो लीनियर विड्थ, सब बहुत सरल है। खैर, तो यहां पर पहले बता रहे थे 0.2 डिग्री बन रहा था। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। अब देखिए ये जो अगर आप किसी भी अपरेटस को पानी में डुबा देंगे तो उसकी लैम्डा बदल जाती है। तो इन वाटर जो लैम्डा है, इन वाटर पहले लैम्डा मान लीजिए लैम्डा थी, तो वाटर में लैम्डा हो जाएगी लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा विल चेंज। तो जो एंगुलर विड्थ वो कितनी हो जाएगी, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा, थीटा डैश की बात कर देते हैं अब हम लोग। थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी मतलब लैम्डा डैश और क्या लिखना चाहिए डी। अब डी तो वही है पहले जैसा, डी का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज। अब लैम्डा डैश की जगह हमने लिख दिया लैम्डा अपॉन म्यू और ये डी। अब ये लैम्डा अपॉन म्यू का मतलब, लैम्डा अपॉन डी का मतलब था थीटा, तो इसे लिख सकते हो थीटा अपॉन म्यू। तो ये मैं इसको हटाना पड़ेगा भाई, डिलीट करो। कंट्रोल जेड मारने जा रहे थे लेकिन ये प्रेजेंटेशन मोड में कंट्रोल जेड चलता नहीं है। तो थीटा अपॉन म्यू, तो थीटा की वैल्यू 2 डिग्री है और म्यू कितना है बेटा, कहीं दिया है शायद 4/3, तो ये 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 दुआई 6, तो 0.6 डिग्री अपॉन 4, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 1.5 डिग्री। ये आपका देखिए आंसर, कोई लफड़ा नहीं है और आंसर कौन सा मैच किया, डी ऑप्शन। जहां तक क्या मतलब आंसर ये सही है, ये डी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो आप समझे ना, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप बातों को समझ पाइए। आपकी नीट फिजिक्स बहुत सरल है, आपको ये बोलेंगे तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि बाकी टीचर डराए रहते हैं आपको और आप खुद भी डरे रहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इजी है, आप देखिए आसाम से कर लेंगे, तो आपको लगेगा नहीं सर तो झूठ बोल रहे हैं या मन रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए सरल भाषा में बात की, आपकी समझ में आ जाएगा, टीचर ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। खैर अगली बात करते हैं, ये कलर बदल लेना उचित है। इन यंग्स, ये उड़ीसा 2019 में आया हुआ सवाल है, लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन कोरस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज पाथ डिफरेंस। अब ये देखिए ये कहानी वही है, ये बार बार बनाना पड़ेगा इसमें, लेकिन आप समझदार हैं। ये मान लीजिए कहीं फिफ्थ मिनिमा यहां कहीं बन रहा होगा, तो यहां जो फिफ्थ मिनिमा है, फिफ्थ मिनिमा, इसका पूछा है यहां पर पाथ डिफरेंस, डेल्टा पी आप डेल्टा एक्स जो भी लिखते हो वो हमको बताना। ये सोर्सेज हैं S1 S2, मेरे ख्याल से आप समझ पाए। और कलर को तो चेंज कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर ये डिस्टेंस आपकी सेंटर से, सेंटर मतलब ओ से जब x होती है ना, ये आप ध्यान रखिएगा P पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां पर P पर जो पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला आपके टीचर ने पढ़ाया होगा बढ़िया, नहीं तो आप ये जानिए डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस एट पी। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो भी ट्विस्टिंग है यहीं से दी जाती है। ये एक्स डी अपॉन डी होता है, एक्स का मतलब हो गया यहां से डिस्टेंस और स्मॉल डी मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, और कैपिटल डी आप जानते ही हैं स्क्रीन और सोर्स के बीच का सेपरेशन। और जो मिनिमा की बात की जाती है
वो फॉर मिनिमा आप फॉर्मूला लिखते हैं xn डैश 2n-1 डी लेमडा अपॉन 2d। अब यहां पे फिफ्थ कलर बदलने की इच्छा जाग उठी है और यहां फिफ्थ मिनिमा की बात है, तो मैं x5 लिख देता हूं जिससे कि आपका दिमाग सुस्त ना पड़े। अब देखिए n की जगह 5 रखोगे तो 10 माइनस 1 9 आ जाएगा ना, तो ये 9d लेमडा अपॉन 2d आ गया। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। इतनी बात आप हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब ये जो x5 डैश है, ये x5 डैश का मतलब है ये x की वैल्यू, क्योंकि x5 डैश यही है, ये x है, ये क्या है, x है। अब इसकी वैल्यू कलर फिर से बदलेंगे, इस x की वैल्यू हम यहां पर रखने वाले हैं। काम खत्म हो जाएगा, डेल्टा p आ जाएगा या डेल्टा x आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, x की जगह 9d लेमडा अपॉन 2d और ये लिखा हुआ था स्मॉल d अपॉन कैपिटल d। बस खत्म हो गया। ये देखिए d से d निपट गया, कैपिटल D से कैपिटल D कट गया और वैल्यू आ गई 9/2 लेमडा और यही आपका आंसर है। कलर बदल लेता हूं क्योंकि व्हाइट पर ये दिखता कम है। और ये जहां तक क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ये कुछ बुक्स में यहां पर ए ऑप्शन को टिक किया है जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। आपके टीचर किसी ने बताया है अगर ये, तो वो गड़बड़ है, मामला डी सही होगा। ये डी जो लिखा है मैंने, इस बिल्कुल लिखिए क्यों सही होगा। मैं फोटो बना के आपको बताने की कोशिश करता हूं जिससे कोई भी असुविधा आपको ना हो। आइए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड। ये देखिए फोटो बना देते हैं, हर जगह बनाना ऐसे ही पड़ेगा। यंग्स डबल स्लिट है, यहीं कहीं कुछ ऐसे हो रहा होगा। ये डी होता है सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज, ये स्क्रीन की डिस्टेंस होती है। कलर को बदल लिया जाए अगर तो ये क्या कह रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज की डी को नया डी कर दिए हो d/2। अच्छा भाई, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स डबल, और जो डिस्टेंस है स्क्रीन का उसको डबल कर दियो, यानी जो डी था पहले आप उसको 2d कर दिए। बड़ी सुंदर बात। देन द फ्रिंज विड्थ, तो पहले की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डी लेमडा अपॉन डी होती है। नई वाली फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, डी लेमडा डैश अपॉन 2d। लेमडा डैश भी क्या डी डैश लिखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ लिख गए, इसको दुरुस्त करते हैं। और यहां पर इसको डी डैश कर दो और लेमडा वही यूज किया है इन्होंने, तो इस लेमडा को वही रखो। उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाइए। डी डैश बदला है। अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं, बीटा डैश और डी कैपिटल डी डैश का मतलब है अब 2d हो चुका है। अबे कहां गया इसका, वो दिख ही नहीं रहा है, ये आया, कुछ गड़बड़ कर रहा है आज। 2d इंटू लेमडा और स्मॉल डी डैश जो था उसकी जगह आ गया d/2। देख रहे हो, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 4d लेमडा अपॉन डी। और डी लेमडा अपॉन डी क्या होता है, ये आपने बीटा लिखा ही है, यानी पहले वाले का जो फ्रिंज विड्थ है वो अब 4 गुना हो चुका है। तो अब इसका आंसर हो गया आपका बी, 4 टाइम्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। ये फेज 1 2020 का सवाल था। अगला है सवाल, ये 2022 का सवाल है। इसमें बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं कलर ब्लू करता हूं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंज इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। अच्छा, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। अभी मैं समझा देता हूं, बिल में फोटो बना ही लेता हूं। बिल्कुल आसान है सवाल। देखिए सवाल समझना, आधा खेल तो सवाल समझने का है। अगर आप सवाल नहीं समझ पाए तो फिर करेंगे क्या, ये भी इशू है। तो ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए यहां कलर बदलना अच्छा रह सकता है, ये मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये रीजन है। इस रीजन में पहले आपको 8 फ्रिंजेस दिख रही थी, 8 नंबर, और जो लेमडा था वो 600 नैनोमीटर था, है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज टू 400 नैनोमीटर, अब लेमडा डैश आप यूज कर रहे हो 400 नैनोमीटर, तो इसी रीजन में, ये इस रीजन में कितनी, सेम रीजन में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखेंगी।
तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखती, उसको फॉर्मूला क्या होता है आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, जो हम लगाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। देखिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करो तो ये रीजन की लंबाई, जो कि मैं इसको एक्स कह देता हूं, ये रीजन को यहां से यहां तक का, तो ये लिखना चाहो तो विड्थ ऑफ रीजन, जिसे आप और समझ पाओ, विड्थ ऑफ रीजन, जो कि मैंने यहां पर एक्स लिख दिया है कह लो, और जो वेव फ्रिंज विड्थ है तो ये एक्स अपॉन बीटा हो जाएगी। भाई जितनी इसकी लंबाई है और एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल आएंगी, कौन सी बड़ा हमने रॉकेट लगाया। अब ये एक्स लिखो और ये जो बीटा फ्रिंज विड्थ होती है उसकी वैल्यू होती है डी लेमडा अपॉन डी, तो डी लेमडा अपॉन डी ये चला गया डी एक्स अपॉन कैपिटल डी इंटू लेमडा। अब यहां पर देखिए दोनों केसेस में जब आप लेमडा डैश यूज किए या लेमडा यूज किए तो स्मॉल डी, कैपिटल डी और एक्स नहीं बदला है, वो तो वही है। तो यहां पर एन को आप चुपचाप लिख सकते हैं, एन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी कैपिटल डी, एक्स नहीं बदला है तो केवल लेमडा बदला है इस सवाल के लिए। अब इसका आप इस्तेमाल यहां पर आराम से कर लीजिए, यानी अगर मैं लिखूं n2 अपॉन n1 तो लेमडा उल्टा चलेगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 आ जाएगा। और लेमडा 1 कितना था, 600 नैनोमीटर, उसको मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाता है, और दूसरा वाला है 400 नैनोमीटर। अभी 2 जीरो तो काट ही दोगे, इतना तो जानते ही हो। अब n2 की वैल्यू क्या आ गई, n1 इंटू 6 अपॉन 4, और n1 दिया था 8 फ्रिंजेस, और इसको 2 तिहाई 6 और 2 दुआई 4, या 4 ही रन देते सीधे ही कट जाता, चलिए ठीक है, 2 चौके 8, 4 तिरिक 12, तो 12 फ्रिंजेस मिल रही हैं। ये आपका आंसर आ चुका है, और 12 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी बेटा। देखिए आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं, इसमें मेजर खेल क्या था कि भाई आप सवाल समझ पाइए, और समझना भी आसान है, शांति से समझो तोड़ तोड़ के कि भाई इस रीजन में पहले 8 फ्रिंज थी, लेमडा यूज कर रहे थे, इसी रीजन में लेमडा दिया बदल, तो अब 8 की जगह कितनी बन जाएंगी, ये हो गया सवाल, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सरल मामला है। चलिए अगला सवाल करते हैं 2023 का, सब सरल है, शांति से इसको देखिए और देखिए आपको कहीं कठिन लगेगा नहीं, एकदम इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, अपनी भी बड़ाई करते हैं। फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, ये देखिए, ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है बार बार, ये देखिए ये डी होता है ना, ये तो आपको मालूम ही है, और ये स्मॉल डी होता है, बाकी लेमडा फेमडा पता ही है। जो एंगुलर विड्थ होती है ना, एंगुलर विड्थ जिसे आप अल्फा या थीटा से बोलते हो, वो होती है लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो इसमें तो जो चेंज किया गया है वो कैपिटल डी चेंज किया है। द स्क्रीन इज मूव्ड अवे, ये स्क्रीन को दूर ले गए हो तो यू आर चेंजिंग डी, तो डी को अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो लेम थीटा हमारा सेम रहता, कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपके लिए ट्रू है या करेक्ट है, जो भी भाषा आप यूज करना चाहें। अब दूसरे स्टेटमेंट की बातचीत करते हैं। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, लेमडा ज्यादा, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। एंगुलर सेपरेशन की बात, जो सेपरेशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा डी के ऊपर, ये बता रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर विड्थ होती है वो डी यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, लार्जर वेवलेंथ लेमडा, तो लेमडा इंक्रीज कर दिया है, तो लेमडा बढ़ा दोगे तो एंगुलर विड्थ यानी थीटा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो सेपरेशन, जो सेपरेशन होता है ना दो फ्रिंज विड्थ के बीच में, वो एक फ्रिंज विड्थ के बराबर ही होता है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए, यहां लिखा है डिक्रीज। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स या इनकरेक्ट। बात समझ में आ रही है ना, दो फ्रिंज विड्थ के बीच में कितनी दूरी, एक फ्रिंज विड्थ के बराबर। पट्टी होती है ना, पट्टी तो बेसिकली नहीं होती है, एक स्पेक्ट्रम सा होता है, स्पेक्ट्रम भी नहीं बोलना चाहिए, शेड। अब वो ज्यादा बताएंगे तो समय लग जाएगा, उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे, समझे होंगे। चलिए तो इसका आंसर तो लिख दूं, तो आंसर का मतलब है पहला वाला ट्रू था और दूसरा वाला फॉल्स था, जो मेरी समझ में आया। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं, ये रहा अगला 2024 का क्वेश्चन है ये।
लिखा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। अब आपने जो नॉर्मली YDSC लेने के लिए मोनोक्रोमेटिक कलर लेते हैं, अब इन्होंने व्हाइट लाइट कर दिया, तो व्हाइट लाइट में तो सारे कलर होते हैं, सारे का मतलब प्रोमिनेंट 7 कलर विब्योर, बाकी होते तो बहुत सारे हैं, तो बाकी दिखते पड़ते हैं। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट जो होगी वो तो व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, और इसके बगल में फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस नहीं मिलती, वो धुंधली होती चली जाती हैं अलग अलग टाइप से। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ। ब्राइट फ्रिंज केवल सेंटर पे मिलेगी, बाकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है हमको। आगे देखते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर नहीं मिलेगा तो भाषण हो जाती थोड़ी देर बाद, लेकिन मतलब ये डिसअपीयर ही है। देयर विल बी सेंट्रल डार्क, ये तो गलती है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। होता क्या है, देखिए यहां पर, यहां से वाइट सोर्स है ये S1 S2, तो यहां पर क्या होता है कि ये दोनों ही जब यहां पढ़ते हैं तो यहां पे तो जितने भी कलर हैं विब्योर समझ लीजिए सबका फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस 0 होता है, तो यहां सेंट्रल ब्राइट बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसके बाद मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा वरना लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना होता है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे डी लैम्डा बाई डी का जो हिसाब किताब रखते हो, तो जिसका लैम्डा छोटा होता है उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले होता है। तो पहले किसका होगा, तो पहले आपका हो जाएगा वायलेट। तो इस तरीके से जो कलर हैं वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली खत्म हो जाएंगे और दूसरी टोन शुरू हो जाती है। दूसरी टोन जब शुरू होती है तो यहां पर कुछ कलर मिलेगा वायलेट टाइप का, बाद में मिलेगा रेड टाइप का, इस टाइप से मिलेगा। तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खैर वो अगर मैं समझाने लगा तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं। ये ऑप्शन ठीक है कि सेंटर ब्राइट मिलेगा और उसके आजू बाजू कलर्ड फ्रिंजेस मिलती हैं जो थोड़ी देर बाद मिल जाती हैं या इंटरफ्रेंस आपको नहीं दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ पाए। अभी रीटेस्ट 2024 का सवाल है, टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर 1.5 मीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये दिया है स्मॉल डी की वैल्यू और ये दिया है कैपिटल डी की वैल्यू और वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा ये। देन द फ्रिंज विड्थ सेपरेशन इज, तो फ्रिंज विड्थ सेपरेशन का मतलब होता है फ्रिंज विड्थ ही। अब ये तो केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। कलर को चेंज करते हैं, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर, ये देखिए, और स्मॉल डी 1.5 मिलीमीटर यानी 1.5 इंटू 10 की पावर -3 है। अब देखिए पॉइंट हटा के ना एक जीरो बढ़ा लो, तो इसको लिख सकते हो 600। ये मैं डायरेक्ट करने वाला था लेकिन मैंने सोचा आप में से कई बच्चे डरते हैं तो इसको ऐसे थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया जाए। ये -4, अब 15 चौके 60, ये हुआ देखिए 40 और 40, और ये -4 ऊपर वाले को जाएगा तो +4, तो कम हो जाएगा तो 10 की पावर -5, या एक जीरो को खा दो यहाँ पे, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ये आंसर आ चुका है आपका, और ये ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये डी ऑप्शन आपका सही है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगला करते हैं। अब ये अगला टॉपिक नंबर 3 है जिसे डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। इस डिफ्रैक्शन के सवाल को आगे परफॉर्म करेंगे। तो ये उड़ीसा 2019 में आया हुआ सवाल है, उसको देखते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फॉरेनर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा इज 600 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। अच्छी बात है। When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30 डिग्री। एंगुलर विड्थ 30 डिग्री से कम हो गई, यानी पहले एंगुलर विड्थ अगर थीटा थी तो न्यू वाली जो हो गई है 30% कम, यानी 70% बची है, वो 0.70 थीटा के बराबर है। द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज लैम्डा निकालना है। तो क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है तो उसको 2 थीटा से भी डिनोट किया जाता है, तो प्रोपोर्शनलिटी तो वही रहेगी, लेकिन तो जो सेंट्रल को हम बोल देते हैं 2 थीटा करके, या आप
समझ गए होगे, टू थीटा डैश कर दीजिए, डबल चौड़ी होती है। और फॉर्मूला लिखने चले तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले, और इस फॉर्मूला थीटा क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन ए, है ना। अब हम रेशियो ले लेंगे इसका, तो अब रेशियो लेने में ये मैं थीटा डैश अपॉन टू थीटा कर देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। यहां जो रेशियो टू तो यहां भी कट ही जाएगा, देखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम डाले दे रहे हैं। टू लेमडा डैश अपॉन ए डैश अपॉन टू लेमडा अपॉन ए डैश लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ए में कोई चेंज किया नहीं गया है। ज्यादा हम जनरलाइज कर देंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी, इसलिए ऐसा कर देते हैं। थीटा डैश अपॉन थीटा, टू ए कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा डैश अपॉन लेमडा बेटा। अब इसी में देखिए थीटा डैश अपॉन थीटा, ये थीटा डैश अपॉन थीटा करेंगे तो 0.70 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 0.7। और लेमडा डैश कितना है मालूम, लेमडा डैश निकालना है, और लेमडा शायद पता था 600 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे आप समझ पाए, और कलर भी बदल लेता हूं जैसे क्लैरिटी बनी रहे। तो 0.7 बराबर लेमडा डैश अपॉन 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 0.7 इंटू 6000, 7 छंग 42, तो हो गया 4200 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर ऑप्शन नंबर सी। रेड कलर इस बार यूज करते हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट यहां हो जाएगा। अगला सवाल पकड़ रहे हैं, टॉपिक है नंबर 4, पोलराइजेशन। इससे भी सवाल काफी आते हैं, तो उसको भी हम लोग निपटाएंगे। तो यहां पर लिखा है द ब्रिस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। अब ये जानते हैं, ये बी आंसर होगा, पहले ही दिख रहा है, लेकिन हम आप दिख क्या रहा है, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एकदम स्पष्ट है। देखिए ये ब्रिस्टर एंगल की कहानी क्या होती है ये थोड़ा बताता हूं। ये आपने एक इंटरफेस बनाया, मतलब दो मीडियम को डिवाइड करने वाला लेवल सरफेस। ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब यहां पर अगर एक रे डालें आप, जो ब्लू कलर से मैं डलवा दूंगा, तो ब्लू कलर की जब कोई भी कलर की लाइट जब पड़ती है, तो यहां पर कुछ उसका होता है रिफ्लेक्शन, और कुछ होता है यहां पर रिफ्रैक्शन। और यहां पे मैं नॉर्मल भी खींच देना चाहूंगा, ये देखो भैया। अब यहां पर ये अब क्या होता है इसमें कि ये एंगल आईपी या ब्रिस्टर एंगल तब बोला जाता है, पोलराइजेशन एंगल भी बोलते हैं, जब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये पूरी तरह कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। कंप्लीटली, COMP लिख दिया है, पोलराइज्ड। तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये पार्शली पोलराइज्ड होती है। इस केस में इस समय ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम लिख दो, वो 10 आईपी के बराबर होता है। आईपी का मतलब यही ब्रूस्टर एंगल, आईबी आईपी एक ही चीज है, घबरा मत जाना। कई किताब में आईबी लिखती हैं, कई लोग आईपी लिखते हैं। ये लॉ है ब्रूस्टर एंगल के, मैंने समझा दिया ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, जिससे आपको कोई भी शंका ना रहे। अब इसको तोड़ लो, देखो ये हो जाएगा म्यू डी अपॉन रेरर मीडियम का आर। अब ये म्यू डी तो ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 से बड़ी। अगर ये LHS 1 से बड़ा है तो RHS भी 1 से बड़ा होगा। 10 IP या IB इज ग्रेटर देन 1। अब आप जानते हैं कि 10 IP की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, और जो 10 थीटा होता है 0 से 90 डिग्री की बात करें, तो एंगल बढ़ाने पे बढ़ता है। ज्यादा मैथमेटिकल टच नहीं दे रहा हूं, तो आप ये लिख सकते हैं कि आईपी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री से बड़ी होगी। अब 45 से बड़ी आपको ऑप्शन ही बी दिख रहा है, और ये जो 90 लिखा है, क्योंकि 10 90 जो होता है इनफाइनाइट होता है, तो कोई भी एंगल इनफाइनाइट तो झेल ही नहीं सकता है ना। कोई भी एंगल इनफाइनाइट होने का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये आप अगर कहना चाहें तो ये 10 IP की अगर मैं वैल्यू लिखूं, चलो इस तरीके से, ये 10 IP, तो ये 1 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा।
तो ये 45, ये जो आईपी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री से बड़ी होगी, और 1090 इनफाइनाइट होता है तो 90 डिग्री से छोटी होगी। ये पूरा मैंने कर दिया, लेकिन इसमें ज्यादा गहराई दूंगा तो मैथमेटिकल टच आ जाएगा, वो आप नापसंद करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, क्योंकि 1090 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट। और कोई भी एंगल अगर इनफाइनाइट कह रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता उसका, है ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। लिखा है कि कलर बदल लेना उचित हो सकता है। लिखा है 2024 का सवाल है, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल, देन वो द, ये देखिए ये वही हमने जो समझाया था यहां, उसी का विश्लेषण है। यहां मैंने समझाया था ना, ये जो रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीटली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है, इसी के बारे में पूछना है। देखा, बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये गलत है, दोनों नहीं होती हैं। रेयरर मीडियम में जो रिफ्लेक्टेड होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो कंप्लीटली पोलराइज्ड है ये रेयरर मीडियम वाली है, डेंसर मीडियम की पार्शियली पोलराइज्ड। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ये ऑप्शन नंबर बी ही सही है इसमें। और द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली, गलत है, गलत। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीट, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था ब्रूस्टर एंगल या ब्रिस्टो लॉ का, वही यहां पर पूछ लिया है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, नो न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, रीटेस्ट 2024 का सवाल है, इसको करते हैं। लिखा है बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, इज पास थ्रू ए पोलराइड ए, ये पोलराइड से पास होता है, देन थ्रू अनदर पोलराइड बी, इसके बाद दूसरा पोलराइड बी है जो 60 डिग्री में अलाइंड है इससे, एंड फाइनली एक सी से पास होता है जो कि 45 डिग्री में है बी से, रिलेटिव टू बी एज शोन इन द फिगर। यहां पर ना ये जो डायग्राम बना है, वो जो ये टेक्स्ट है उसके हिसाब से डायग्राम बना नहीं है, ये कंफ्यूजन वाला डायग्राम है। तो हमने हर तरीके से इसको सॉल्व करके चेक कर लिया है, क्योंकि इसकी जो एक्सेस बनाई जाती है ना, ये एक्सेस ऐसे बन जाएगी, और ये जो मालूज लॉ होता है, पहले वो समझाऊं। जो मालूज लॉ होता है वो बोलता है कि किसी भी पोलराइड से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो होगी आई, वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। थीटा क्या होता है, दोनों पोलराइज्ड एक्सेस के बीच का एंगल। तो अगर इसके और इसका हम मान लें ये स्थिति है, तो पोलराइज का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, जिससे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये, इस टेक्स्ट को आप सही मानिए, डायग्राम थोड़ा सा लपझप वाला है ना। तो इस डायग्राम को बोलते हुए हम सिंपल क्या लेके चलेंगे कि बी ए से एंगल 60 बना रहा है, सी बी से एंगल 45 डिग्री बना रहा है, सवाल निकल जाएगा। समझ पाए ना हम ये क्यों बातें कर रहे हैं, जिससे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को गलत समझाना गलत हो जाएगा, फिर आप बहुत सारे सवाल गलत करेंगे। सवाल गलत है, कॉन्सेप्ट नहीं गलत है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि थीटा क्या होता है, थीटा होता है दो पोलराइजर के बीच के पोलराइजिंग एक्सेस के बीच का एंगल, जो कि इस डायग्राम में क्लैरिटी नहीं देता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए। अब दूसरा एक और आपको बता देते हैं कि कोई भी पोलराइड अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, यहां पे जो ऐसे बनाते हो, जब वो किसी पोलराइड से निकलती है, तो अगर ये आई नॉट है तो यहां पर आई नॉट अपॉन 2 बचता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जब आप लेते हैं तो उसका एवरेज आधा आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनपोलराइज्ड लाइट है, जब पोलराइज्ड होगी पहली दफा तो आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। यानी यहां पर ये जो I1 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू बेटा जी आई नॉट अपॉन 2 होगी। ये जानना जरूरी है, वरना लुढ़क जाएगा सवाल। बहुत अच्छी बात। अब यहां से निकलेगा तो यहां बनेगी I2, और यहां निकलेगा बनेगी फाइनल I3। तो I2 की चर्चा आप करने हम लोग चल पड़े हैं। अब I2 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। I2 का मतलब था I1 और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहां 60 डिग्री लिख दो। अब मैं I1 की जगह आई नॉट बाई 2 डाल देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 60 कितना होता है, आधा, आधा का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, आई नॉट अपॉन 8 आ गया। उम्मीद करते हैं बात आप पकड़ पाए। अब अगला I3 का मामला लीजिए।
तो I3 की वैल्यू हो जाएगी, आने वाली I2 है तो I2 कॉस स्क्वायर थीटा, इनके बीच का एंगल जो कि 45 डिग्री दिए हुए हैं, I2 की वैल्यू आप निकाले हो I0 अपॉन 8 एंड कॉस स्क्वायर थीटा है 45 डिग्री, कॉस 45 होता 1/√2, तो I0 अपॉन 8 और 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 2 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। तो ये I0 अपॉन 16 आपका आंसर आ गया और मैच करेगा आंसर अब, जो कि ऑप्शन ए है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट ये आपको गलत समझाना ठीक नहीं रहता है, इसलिए ये डायग्राम इज नॉट करेक्ट। जैसा ये टेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से डायग्राम गड़बड़ है। तो ये रिस्क एंटी क्रिएट हमेशा किए रहता है, तो आप सिंपल मान के करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। और कॉन्सेप्ट को लेकर क्यों इतना जोर देता हूं, क्योंकि एक सवाल गलत हो सकता है, 2 सवाल गलत हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। तो कोई टीचर सवाल भिड़ाने के लिए कॉन्सेप्ट चेंज कर दे तो आपको स्वाहा कर देगा वो, आप फिर फिजिक्स से डरते ही फिरेंगे, कभी नहीं आएगी। क्योंकि उसने क्या किया, उसने सवाल बहुत जल्दी लगाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट मार दिया आपका, फिर जान ही रहे हैं कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2025 का सवाल है, ये सवाल हॉट्स कैटेगरी में आना चाहिए, तो मैं भी लिख भी देता हूं, आसानी से मैं समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। हॉट्स लिखने का मतलब है थोड़ा फोकस करना है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड, पहले तो सवाल समझो, एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड्स is I0 is the intensity of the polarized light after passing through the first polaroid। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि 2 क्रॉस्ड पोलराइड रखे हैं, यहां पे लिखा था 2 क्रॉस्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक पोलराइड अगर ऐसे रखा हुआ है, डायग्राम थोड़ा मैं खराब बनाता हूं, इसका एक्सेस ऐसे है, तो दूसरा वाला जो पोलराइड है बेटा जी, वो हॉरिजॉन्टल वे में उसका एक्सेस है। ये क्रॉस्ड पोलराइड है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं क्रॉस्ड पोलराइड। दूसरा बीच में एक शीट रख दी है, ये एक पोलराइजिंग शीट में लगा देता हूं ऐसे समझाने के लिए, डायग्राम गड़बड़ है मतलब अच्छा नहीं है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 22.5 डिग्री का बना रहा है। इससे पहले से मान लेते हैं, किसी से मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पोलराइड्स थे, बीच में एक शीट रख दी गई, ये मामला है। अब यहां से जो लाइट निकल रही थी, इस लाइट को बोले हैं ये I0, ये लिखा है सवाल में। I0 is the intensity of the polarized light after passing through the first polaroid। क्या रहे हैं कि यहां से जो फाइनल निकलेगी, भाई यहां से I0 घुसेगी तो यहां निकलेगी I1 कह देते हैं, और यहां निकलेगी I2, तो हमें I2 निकालना है। उम्मीद आप समझे। अब एक और यहां कलेश आएगा जिसको समाधान करना जरूरी है, वरना आप फंसेंगे। देखिए क्या मैं बता रहा हूं, हमने जो मालूज लॉ पढ़ा था वो I होता था I0 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है ना कि ये जो एंगल है वो 22.5 है। अब 22.5 रख देंगे तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, तो थोड़ा आप याद है तो आप फटाफट कर लेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि कई बच्चे जो नीट पढ़ते हैं उनको वैल्यू याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती, तो यहां cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए ये cos 2 थीटा की वैल्यू हुआ करती थी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहां cos स्क्वायर थीटा आप निकालेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। आप समझ पाए, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर देते हैं, I इज इक्वल टू I0, और यहां लिख दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इससे फायदा क्या होगा, थीटा जो 22.5 है उसको डबल करोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 45 आराम से हम निकाल लेते हैं। इसलिए किया, मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। अब इसी चीज को, इस फॉर्मूले को आगे यहां हम झोंकते हैं, I1 निकालने चल रहे हैं। तो I1 के लिए पहले हमने लिखा I0 मालूज लॉ लगाते हुए, और उसके बाद 1 प्लस, ध्यान रखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos 2 थीटा, एक बार लिख देता हूं नहीं कहीं गड़बड़ा ना जाओ, 2 इंटू 22.5, जगह कम थी इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही बढ़ा दिया जाए, मतलब डायरेक्ट थोड़ा कर दिया जाए। अब ये देखिए cos 45 हो जाएगा, तो I0 1 प्लस cos 45 डिग्री अपॉन 2, cos 45 होता है 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी I0 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2। उम्मीद करते हैं ये बात पकड़े। अब एलसीएम फेलसीएम ले लो आप,
तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा 2√2 और 2 + √2, तो आई नॉट वैल्यू हो गई ऊपर 2 + √2 आएगी भाई, ये √2 आएगा, 1 आएगा और अपॉन आ जाएगा √2 × 2 ऐसे। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूं ऐसे ही। अब अगली बात करो, ये I0 I1 से I2 जा रहे हो, तो यहां पर फिर से आप एक फॉर्मूला लगाओगे, I2 = I1 और फिर cos भाई 2 थीटा वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये था इसके बीच में 22.5, तो ये दोनों 90 पे हैं, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 - 22.5 यानी 67.5, है ना। तो यहां पर अब इस फॉर्मूले को हम आगे लगाते हैं, इस बात को समझ पाए ना एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया है 90 में से। तो ये हो गया क्या, 1 + cos 2 × 67.5 अपॉन 2, और ये वैल्यू जगह कम पड़ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। खैर I1 और यहां पे आ जाओ तो ये cos आ जाएगा 135 डिग्री, 1 + cos 135 अपॉन 2। अब ये cos 135 कितना होता, -1 अपॉन √2, तो ये I1 की वैल्यू भी पुट करेंगे हम लोग, I1 हो गया, और यहां वैल्यू आपने लगाई तो 1 - 1 अपॉन √2 अपॉन 2। मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली ही वैल्यू रहने देते तब भी आपको आसान पड़ता है, ये छोड़ो, नीचे वाली अभी छोड़ देते हैं, इसी को ले लेंगे अभी, तो ज्यादा आसानी से सवाल होता दिख रहा है, आपको दिक्कत कम होगी, ये कहने का मतलब है। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फाइनल वैल्यू के लिए, तो I2 के लिए इस I1 की जगह ये हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये देखिए I0 पुट किया और आपने पुट किया 1 + 1 अपॉन √2 अपॉन 2, और यहां बेटा ये जो वैल्यू थी 1 - 1 अपॉन √2 अपॉन 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो इसको तो अभी किनारे कर दो 4, और ये a + b a - b, तो a² - b², तो a² - b², मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है, और एक में से आधा गया आधा, और मल्टीप्लाई I0/8, काम खत्म, आंसर आ गया। तो ये है क्या, हाँ है क्यों नहीं, तो ये कहानी हो गई, कहाँ गया भाई, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आप यहां पर भिड़ा क्या मतलब कर पाएंगे। तो ये हॉट सवाल था, क्योंकि भाई थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ा, लेकिन मैंने पूरी स्पष्टता दी। अगर किसी बच्चे को 67.5 कहां से आया, 67 पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यहां जगह कम है, यहां बढ़ा देता हूं। ये कोई अगर है, कलर बदलने पड़ जाएंगे मेरे दोस्त, ये आपने यहां पर किया, और अरे भाई ये बड़ा यार दिक्कत होती है इसके अंदर पावर पॉइंट में, लेकिन क्या करें, आदत पड़ी। तो ये यहां पर देखिए, अगर आप इससे थीटा एंगल बनाते हो तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, इतनी सी बात है बच्चों वाली। खैर आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए। अगला सवाल पकड़ेंगे, ये 2025 का सवाल है, हाँ जी 2025। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। लिखा है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73। फोटो बना दें, एट ब्रूस्टर एंगल। ये देखिए कुछ ऐसा है, एयर था तो एयर हो गया रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये एयर है, और यहां पर एक रे पड़ती है ऐसे, और जिसका एंगल है, एंगल नहीं मालूम, म्यू है आपका म्यू डी 1.73। अच्छा, तो ब्रिस्टर एंगल है, आईपी पे पड़ती है, तो आईपी पे हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया, ये कहानी हो जाएगी इसके बीच की। ये डायग्राम अंदर बनाना चाहिए, मैं बाहर फेंका दिया हूं क्योंकि डेंसर है ना, तो ये मुड़ जाता अंदर की तरफ, आपने तो ध्यान भी नहीं दिया होगा सीधे मोड़ दिया है। और ये ब्रिस्टर एंगल पे होता, तो ये एंगल तो आईपी का आईपी होगा, रिफ्लेक्शन, और इनके बीच में 90 डिग्री भी बनता है जब ब्रिस्टर लॉ लगता है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच 90 डिग्री का एंगल। अब इस सवाल को परफॉर्म करते हैं। लिखा है बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज्ड। ये तो गलत है भैया, ये कहा है, दोनों परफेक्टली होती नहीं है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। कंप्लीटली पोलराइज्ड का मतलब परफेक्टली, और ये पार्शियली होती है। थोड़ी थ्योरी पढ़े रहिएगा, नीट के लिए बहुत जरूरी होती है, कई 4 सवाल 5 सवाल कहीं टपक जाए थ्योरी से खट खट। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड है, गलत छापे, मतलब गलत है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, हाँ जी, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आधी बात सही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि म्यू डी इज इक्वल टू, ये ब्रिस्टल लॉ
10 आईपी के बराबर होता है। तो म्यू डी की वैल्यू है 1.73 और 1.73 अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है √3 के। तो ये √3 बराबर 10 आईपी ब्रिस्टर एंगल, ये आईबी जो लिखो, और इससे आईपी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये मामला सही हो गया आपका। तो यहां ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, और क्योंकि एक ही सही है बाकी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शली फ्लोराइड, गलत लिखा, पार्शली नहीं कंप्लीटली है, और बाकी तो गलती हो जाएगा। ये मैंने पूरा देखिए एकदम जो जो सवाल आए थे एनटीए के 2019 से 2025 एकदम आसान भाषा में, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता समझा दिया। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सिलेक्शन के लिए कि नीट संपूर्ण एक कोर्स है जो आपको 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो पिलर्स हैं एनटीए पेपर बनाने के उसको कवर करता है। 10 साल के नीट के पीवाईक्यू, ऊपर से एनसीईआरटी क्लास 11 12 की फिजिक्स की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, ये मैंने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए खुद सरल भाषा में, और आपको किसी और से रिकॉर्ड नहीं किए, खुद रिकॉर्ड किए। और अब तो एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी दे दिया। एग्जाम्पलर में क्या है बेटा, 2 टाइप के एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात कर रहे हैं। टाइप 1 का मतलब होता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, और टाइप 2 का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। तो टाइप 2 में 4 ऑप्शन रहते हैं ना, तो चारों को चेक करना पड़ता है ये सही है कि गलत। तो एक सवाल 4 सवाल के बराबर हो जाता है, और ट्विस्ट वगैरह यहीं से एनटीए देता है। तो आपको एमसीक्यू 1 एमसीक्यू टाइप 2 दोनों लगाने चाहिए, और मैंने दोनों को इजी भाषा में धांसू प्रेजेंटेशन, धांटू एक्सप्लेनेशन के साथ इसके अंदर दिया है, मन से दिया है, दिल से दिया है। तो ये तीनों चीज अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका नीट फिजिक्स काफी हलवा हो जाएगा, 150 प्लस 160 प्लस ला सकते हैं। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर फिजिक्स में औरों से कहीं आगे हो जाइए। अब फिजिक्स को अपना साथी बनाइए, जिससे 150 160 स्कोर करें तो सीधे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे जहां का सपना आप देखें। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जीरो टाइम वेस्ट सीरीज, जिससे मैं मोटिवेट हूं और ऐसे वीडियो लगातार लाता रहूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।